वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। स्टार्ट करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन नंबर 11 को हम वीडियो में कवर करेंगे। सेक्शन 11 किस बारे में बात कर रहा है? व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट। देखिए, अगर एक फैक्ट है F1, फैक्ट नंबर 1, ये इनकंसिस्टेंट प्रूव हो जाता है किसके? फैक्ट एंड इशू के और रेलिवेंट फैक्ट के, तो ये सेक्शन अंडर सेक्शन 11 क्या माना जाएगा? ये फैक्ट रेलिवेंट माना जाएगा। क्लियर? कम टू द पॉइंट नंबर 2। इफ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स they make the existence or non-existence of any fact and issue or relevant fact highly probable or improbable। अगर फैक्ट एंड इशू की और रेलिवेंट फैक्ट की एक फैक्ट किसी अदर के साथ या तो खुद से, यहां लिखा ना बाय देमसेल्फ, या तो कि खुद से या किसी अदर फैक्ट के साथ कनेक्शन में, लेट्स सपोज F2 और F3 के साथ कनेक्शन में, क्या प्रूफ कर रहा है? एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस को क्या कर रहा है? हाईली प्रोबेबल कर रहा है और इम्प्रोबेबल कर रहा है। ठीक है, तो वो फैक्ट भी क्या हो जाएगा? अंडर सेक्शन 19 रेलिवेंट हो जाएगा। देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ ए एंड बी। अब इस फिगर में मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी? हमने कहा कि एक फैक्ट हम क्या कर देते हैं? इनकंसिस्टेंट प्रूफ कर देते हैं किसी भी फैक्ट एंड इशू के, रेलिवेंट फैक्ट के, तो वो फैक्ट क्या हो जाएगा? हमारा रेलिवेंट हो जाएगा। ये कोई भी फैक्ट खुद से या अदर फैक्ट के कनेक्शन में एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को क्या कर रहा है? हाईली प्रोबेबल कर रहा है या इम्प्रोबेबल कर रहा है, तो वो फैक्ट भी क्या हो जाएगा? अंडर सेक्शन 11 रेलिवेंट कहलाएगा। तो इसमें क्या समझना है? देखिए, लेट्स सपोज ये जो घर बना हुआ है वो किसका है? बी का है। क्लियर? और ये मान लेते हैं 1 जनवरी 1 जन 2023, इस दिन इस घर के अंदर सिर्फ 2 व्यक्ति थे, 1 और 2। ए कौन है? यानी कि फर्स्ट व्यक्ति कौन है? ए, सॉरी, और सेकंड व्यक्ति कौन है? बी। अब बी की उस दिन क्या हो गई? डेथ हो गई। क्लियर? अब किस पे हमारा क्या जाएगा? हम क्या सोचेंगे कि जो अगर एक दिन एक घर के अंदर 2 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति क्या हो गया? मर गया, तो ये हम समझेंगे कि वो किसने मारा होगा? ए ने ही उसका मर्डर करा होगा। क्लियर? बट अगर ए प्रूव कर दे कि मैं तो पैरालाइज्ड हूं, तो यहां पे सिचुएशन क्या होगी? हाईली इम्प्रोबेबल, कि मैं तो कर ही नहीं सकता मर्डर, क्योंकि मैं तो खुद से क्या हूं? पैरालाइज्ड हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये फैक्ट भी क्या माना जाएगा? रेलिवेंट माना जाएगा। किस सेक्शन के अंदर? अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इस केस में हमने इस फिगर से हमने क्या समझा कि जहां पे आपने क्या करा, ऐसा हाईली इम्प्रोबेबल सिचुएशन बता दी कि ये चीज तो हो ही नहीं सकती। क्लियर? क्योंकि पर्सन क्या पैरालाइज्ड है, तो वो कैसे मर्डर करेगा? बी का। क्लियर? तो यहां पे क्या पता चल गया कि ये फैक्ट भी हमारा अंडर सेक्शन 11 क्या माना जाएगा? रेलिवेंट माना जाएगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Illustrations. A. The question is whether A committed a crime at Calcutta on certain day. The fact that on that day A was at Lahore is relevant. The fact that near the time when the crime was committed, A was at a distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible, that he committed it is relevant। अब देखिए सिचुएशन क्या कही गई है। ये कहा गया है whether A committed a crime at Calcutta on certain day। अगर ये बात क्वेश्चन में है कि ए ने क्या करा, लेट्स सपोज ए ने मर्डर करा कैलकाटा में, कितनी तारीख को? 1 जनवरी को मान लो। क्लियर? अगर ए ये क्या प्रूफ कर दे कि मैं तो 1 जनवरी में कहा था लाहौर में था, ये क्या प्रूफ कर दे कि मैं 1 जनवरी में कहा था लाहौर में था, तो ये फैक्ट भी क्या माना जाएगा? रेलिवेंट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा रेलिवेंट? क्योंकि देखो इसमें क्या चीज प्रूव हो रही है। ए वाज एट लाहौर इज रेलिवेंट द फैक्ट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। जिस दिन क्राइम कमिट हुआ है, यानी कि 1 जनवरी के दिन 12:10 पे जो क्राइम कमिट हुआ है, ए वाज एट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज कमिटेड, विच वुड रेंडर इट हाईली इम्प्रोबेबल। क्योंकि अगर हम बात करते हैं लाहौर से कहाँ का डिस्टेंस, कैलकाटा का डिस्टेंस काफी दूर है, और वहां से इतनी जल्दी आना और उसी दिन सेम डे पे वहां पहुंचना क्या है? हाईली इम्प्रोबेबल है। क्लियर?
इसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से और समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे पे एलिगेशन है कि मैंने ए पर्सन का मर्डर करा है। क्लियर? अब ए पर्सन का मर्डर कहाँ हुआ है? लेट्स सपोज गाजियाबाद में हुआ है। क्लियर? और गाजियाबाद में किस तारीख को हुआ है? 1 जनवरी। क्लियर? अब मैं यानी कि शुभम सर ये प्रूव कर दें कि 1 जनवरी को शुभम सर दिल्ली में, दिल्ली तो पास हो गया बट कहीं भी मान लीजिए, दिल्ली में ही मान लीजिए, दिल्ली में जिस टाइम मर्डर हुआ है लेट्स सपोज 10 AM में। क्लियर? 10 AM में 9 AM से सर दिल्ली में क्या कर रहे थे? लेक्चर दे रहे थे। क्लियर? लेट्स सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे। क्लियर? तो ये क्या हो गया? प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई मतलब क्या है कि उस टाइम जिस टाइम क्राइम कमिट हुआ है दूसरा पर्सन कहाँ है, अगर ये प्रूव कर देता है कि मैं दूसरी स्टेट में था, दूसरी जगह था, मैं अवेलेबल नहीं था, वहां से आना हाईली इम्प्रोबेबल है। अब ये तो हम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि लेट्स सपोज एक पर्सन है उसका मर्डर हुआ है 1 जनवरी को और बी था, उसको कहता है कि मैं तो पीछे वाली गली में था, तो ये तो हाईली इम्प्रोबेबल है ही नहीं, वो तो 2 मिनट में आ जाएगा पीछे वाली गली से। क्लियर? बट हम ये कह सकते हैं कि जो क्राइम कमिट हुआ है वो काफी दूर हुआ है, जहां पे मैं प्रेजेंट था वहां से, और वहां से इतनी जल्दी आना हाईली इम्प्रोबेबल है। क्लियर? तो ये क्या होगा? प्ले ऑफ एलिबाई। अब कई स्टूडेंट, कई टीचर को भी क्लियर नहीं है, विद द रिस्पेक्ट, सब लोग क्या कहते हैं सेक्शन 11 क्या है? प्ली ऑफ एलिबाई। नहीं, जो प्ली ऑफ एलिबाई है वो क्या है? वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सेक्शन 11। आगे यही चीज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 11 नॉट लिमिटेड टू एलिबाई। जो सेक्शन 11 है, कई लोग कह देते हैं बस एलिबाई का मतलब क्या होता है? सेक्शन 11 होता है। क्लियर? बट मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल बताया था, क्या बताया था कि ए और बी एक घर में है, बी का मर्डर हो जाता है, अगर ये ए क्या कहते कि मैं पैरालाइज्ड हूं, तो ये भी फैक्ट क्या होगा? अंडर सेक्शन 11 रेलिवेंट हो जाएगा। बट कई लोग क्या समझते हैं बस जो सेक्शन 11 है वो किसके बारे में बात करता है? एलिबाई के बारे में बात करता है। ये चीज गलत है बच्चों। क्लियर? सेक्शन 11 क्या है? हमारा एलिबाई के बारे में बात करता है और हमारे क्या फैक्ट इनकंसिस्टेंट के बारे में बात करता है। जो फैक्ट इनकंसिस्टेंट होते हैं किसके? फैक्ट इन इश्यू के एंड रेलिवेंट फैक्ट के। जो एलिबाई है वो क्या है? वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सेक्शन 11। क्लियर? सेक्शन 11 नॉट लिमिटेड टू एलिबाई, there may be some other situation and circumstances also where one fact may be inconsistent with some other fact, may render some fact highly probable or improbable. Alibi is just an example of section 11. Alibi क्या है? एग्जाम्पल है किसका? सेक्शन 11 का। बट हम ये नहीं कह सकते कि जो एलिबाई है यानी कि जो सेक्शन 11 है वो लिमिटेड है किसमें? एलिबाई के लिए ही क्या है? लिमिटेड है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एलिबाई इज द प्ली ऑफ डिफेंस। एलिबाई क्या है? ये प्ली ऑफ एलिबाई क्या होती है? ये डिफेंस की प्ली होती है। वेयर इज अक्यूज्ड प्लीड्स डिफेंस ही वाज प्रेजेंट एल्सवेयर एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द क्राइम। कि क्राइम कमिट हुआ है दिल्ली में, लेट्स सपोज ए मरा है दिल्ली में और मैं प्रेजेंट हूँ लाहौर में। क्लियर? तो यानी कि जिस पर्सन पे एलिगेशन लगा है वो क्या ले रहा है? डिफेंस ले रहा है, प्ली ले रहा है एलिबाई की, कि जिस टाइम क्या हुआ है कमीशन ऑफ क्राइम, मतलब जब क्राइम कमिट हुआ है एग्जैक्टली सेम टाइम में, सेम डे में मैं कहूँ कहीं और प्रेजेंट हूँ। एट अबाउट सच टाइम बिफोर और आफ्टर द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द क्राइम। ऐसी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि जब हम डिफेंस में क्या ले रहे हैं? प्ली ले रहे हैं एलिबाई की, तो वहां पे हम एग्जैक्टली सेम टाइम पे प्रेजेंट नहीं है कहीं और, बट थोड़ा आसपास के टाइम पे है। इसे एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज एलिगेशन क्या है? ए का मर्डर किसने करा है? मैंने करा है। ए का जो मर्डर हुआ है वो कहाँ हुआ है? लाहौर में हुआ है। क्लियर? लाहौर में क्या हुआ है? ए का मर्डर हुआ है। किस टाइम में हुआ है? 10 बजे हुआ है सुबह के। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे मैं ये प्रूफ करूं, डिफेंस लेने गया मैं कोर्ट में, मैंने डिफेंस लिया किसका? प्ली ऑफ एलिबाई का, कि मैं 9:30 बजे दिल्ली में था। क्लियर? और मैंने प्रूफ कर दिया। एग्जैक्टली सेम टाइम पे तो प्रूफ नहीं कर पाया, बट ये सिचुएशन क्या है? देखिए यहां से रीड आउट करिए, वेयर इन इट वॉज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, हाईली इम्प्रोबेबल। ये क्या? हाईली इम्प्रोबेबल सिचुएशन है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि मैं 30 मिनट के अंदर लाहौर पहुंच के जाके एक का मर्डर करा और वापस आ गया। क्लियर? फॉर द अक्यूज्ड टू बी प्रेजेंट एट द प्लेस वेयर ऑफेंस वाज कमिटेड, जहां पे ऑफेंस कमिटेड हुआ है
ये हाईली प्रोबेबल हो कि मैं उस टाइम पे इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकता। क्लियर? B. The question is whether A committed a crime. The circumstances are such that the crime must have been committed either by A, B, C, D. Every fact which show the crime could have been committed by no one else and that it was not committed by either B, C और D. अगर हम एक सिचुएशन मानते हैं, ये सिचुएशन है, क्राइम कमिट करा गया है और चार पार्टी ए, बी, सी और डी, और जो क्राइम कमिट करा गया है वो इन चारों में से किसी एक व्यक्ति ने कमिट करा है। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं ये व्यक्ति यानी कि बी, सी और डी के द्वारा क्राइम कमिट करा नहीं गया है, यानी कि बी ने भी क्राइम कमिट नहीं करा, सी ने भी क्राइम कमिट नहीं करा और डी ने भी क्राइम कमिट नहीं करा, तो ये फैक्ट भी अंडर सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्या हो जाएगा? रेलिवेंट माना जाएगा। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस को देखो बच्चों, प्लीज ध्यान से पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग केस है और बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। ठीक है? ये केस कब डिसाइड हुआ था? 11 फेब को 1981 में। ठीक है? अब इसमें सिचुएशन क्या थी? फादर थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो मदर कौन हो गई? विडो हो गई। क्लियर? डॉटर 1, डॉटर 2, डॉटर 3 और इनका एक लड़का था, सन विजय भान किशोर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? उनका पॉपुलर नेम क्या था? पप्पू भैया। क्लियर? अ कॉलेज गोइंग बॉय नेम्ड विजय भान किशोर was shot dead by the appellant who was convicted for the offense under section 302 इंडियन पीनल कोड। इसमें क्या हुआ है? जो पप्पू भैया उसका क्या कर दिया गया? मर्डर कर दिया गया, उन्हें गोली से मार दिया गया। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Conviction was confirmed by the Allahabad High Court and hence the appellant had filed an appeal by special leave to the Supreme Court। अगर हम बात करते हैं, अगर कोई भी सेशन में पनिशमेंट दी गई है, किस चीज़ की? डेथ पेनल्टी दी गई है। क्लियर? तो यहाँ पे सेशन ने क्या करी थी? डेथ पेनल्टी यानी कि जो भी कन्विक्शन थी वो डिसाइड कर दी थी। तो जो अगर हम कोई भी ऐसा कन्विक्शन देते हैं, यानी कि सेशन कोर्ट के द्वारा कोई भी ऐसा कन्विक्शन दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? सीरियस केसेस में जो हाई कोर्ट होती हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? अब इस केस में जो अपीलेंट था उसने अपील फाइल करी, कैसे? स्पेशल अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्टली उसने क्या करा? स्पेशल लीव पिटीशन, एसएलपी कहते हैं, आर्टिकल 136 यानी कि 136 में बात करी गई है स्पेशल लीव पिटीशन। अब जो स्पेशल लीव पिटीशन होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 136 में इस बारे में बात करी गई है कि उसने डायरेक्टली क्या करी? स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करी। स्पेशल पिटीशन कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली। विजय भान किशोर पापू was the son of an advocate called Brijbhan Kishore who was died around 1967, leaving behind widow and 3 daughters and deceased son। यानी कि deceased son कौन है? पप्पू भैया। क्लियर? आउट ऑफ दोज रंजना किशोर was a teacher in the school। कौन सा स्कूल का नेम क्या है? सेंट एंथनी कॉन्वेंट स्कूल। अब देखिए, जो मैंने पीछे चार्ट बना रखा था तो उसमें क्या समझा रखा था? फादर की क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है, क्रॉस लगा हुआ है। क्लियर? मदर है यानी कि ये क्या है? विडो है। और कौन है? डॉटर 1, डॉटर 2, डॉटर 3 और एक लड़का। क्लियर? तो इसमें सिचुएशन क्या है? डॉटर में एक डॉटर का नाम क्या है? रंजना किशोर, जो कहाँ पे पढ़ाती है? सेंट एंथनी कॉन्वेंट स्कूल में टीचर है। क्लियर? यानी कि पढ़ाती है वहां पे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। दूधनाथ पांडे। अब ये दूधनाथ पांडे कौन? जिसपे हम केस की बात कर रहे हैं, जिसपे क्या है? सेक्शन 302 इंडियन पीनल कोड के क्या है? कन्विक्ट हुआ है वो सेक्शन 302 में। तो दूधनाथ पांडे पर्सन कौन है? was used to live as a tenant in an outhouse of a bungalow belonging to the family of the deceased। अब deceased कौन है? deceased कौन होता है? जो मृतक होता है, यानी कि जो व्यक्ति मर चुका है। तो मरा कौन था यहाँ? इसका मर्डर हुआ था, सन का मर्डर हुआ था। कौन है सन? पप्पू भैया का मर्डर हुआ था। ये किसने करा था? दूधनाथ पांडे ने करा था। हल्का सा ओवरव्यू बता रहा हूँ। दूधनाथ पांडे ने करा था, गोली से मार दिया था पप्पू भैया को। क्लियर?
अब इस केस में क्या होता है, जो दूधनाथ पांडे थे वो कौन थे, वो टीनेंट था यानी कि किराएदार था। किसके घर में, जो ये फैमिली है, 3 डॉटर्स प्लस सन एंड विडो, उनकी फैमिली में उनके बंगलों में एक आउट हाउस होता है, जैसे बंगलों के बाहर होता नहीं है आउट हाउस, जैसे ये सपोज ये बंगला है, ये उसका पार्किंग एरिया है, ये उसका पार्क है और यहाँ एक आउट हाउस है, ठीक है। तो ये उस पे क्या था, टीनेंट था, कौन, दूधनाथ पांडे, यानी कि किराए पे रहता था किसके घर में, उस सन के घर में कह लीजिए, उस फैमिली के घर में कह लीजिए, ठीक है। अब ये घर जो उनका घर था यानी कि जो बंगलो था वो कहाँ सिचुएटेड था, इलाहाबाद में सिचुएटेड था, इट इज नॉट रेलिवेंट राइट नाउ। As a first step, the appellant was turned out of the outhouse. Soon thereafter, he filed application before the city magistrate Allahabad asking for the custody of the Ranjana. अब देखिए इसमें समरी समझिए, इसमें क्या हुआ, जो ये व्यक्ति था दूधनाथ पांडे, ये क्या था, उस बंगलो के आउट हाउस में किराए पे रहता था और वो बहुत ज्यादा क्या करता था, परेशान करता था किसे, रंजना को। रंजना कौन थी, टीचर थी, जो अभी पीछे डिस्कस करा था, किस स्कूल में, सेंट एंथनी कॉन्वेंट स्कूल में क्या थी, टीचर थी। तो उसे क्या करना, उसके साथ फ्लर्टिंग करना, उसे परेशान करना। जैसे ही फैमिली को पता चला तो फैमिली ने फर्स्ट स्टेप क्या लिया, क्या ही करेगी, टीनेंट को क्या करा, निकाल दिया घर से। तो उन्होंने क्या करा था, फर्स्ट स्टेप क्या करा, टीनेंट को घर से निकाल दिया, यानी कि आउट हाउस से उसे निकाल दिया, ठीक है। तो जैसे ही उसे निकाला तो जो ही वर्ड यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ, दूधनाथ पांडे के लिए। उसने क्या करा, एप्लीकेशन लगा दी, कहा, फॉर द सिटी मजिस्ट्रेट इलाहाबाद, किस चीज के लिए, आस्किंग फॉर द कस्टडी ऑफ द रंजना, alleging that she was his lawfully wedded wife, कि जो रंजना है वो क्या है, उसकी लॉफुली वेडेड वाइफ है, यानी कि उसकी धर्म पत्नी है। उन्होंने क्या करा, लॉफुली वो क्या है, एक दूसरे से पति पत्नी है, लॉफुली वो उसकी वाइफ है, उसकी किसके लिए, कस्टडी के लिए क्या लगा दी, एप्लीकेशन लगा दी। The application was dismissed by the learned magistrate after recording the statement of Ranjana. रंजना की स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के बाद जो मजिस्ट्रेट था, मजिस्ट्रेट साहब ने क्या करा, जो एप्लीकेशन लगाई गई थी किसके द्वारा, दूधनाथ पांडे के द्वारा, उसे क्या करा, डिसमिस कर दिया, क्लियर। तो फर्स्ट उसने क्या कहा था कि ये मेरी बीवी है रंजना, इसकी कस्टडी मुझे दीजिए, ये एप्लीकेशन लगाई। मजिस्ट्रेट साहब ने क्या करा, रंजना से पूछा, रिकॉर्डिंग हुई, उसकी स्टेटमेंट के बाद यानी कि रंजना ने बताया मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ, उसके बाद जो ये एप्लीकेशन थी वो मजिस्ट्रेट साहब ने क्या कर दी, डिसमिस कर दी, क्लियर। She denied that she was married to the appellant. The appellant thereafter filed a habeas corpus petition. Then जो लोकनाथ पांडे जी थे उन्होंने क्या करा, हैबियस कॉर्पस पिटीशन क्या कर दी, फाइल कर दी, सीधा कहाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और क्या अलेज करा, अलेजिंग दैट रंजना वाज डिटेन्ड अनलॉफुली, कि रंजना को अनलॉफुली यानी कि अनलॉफुली क्या कर रखा है, डिटेन्ड कर रखा है, रोक रखा है, किसने, मेंबर्स ने, उसकी फैमिली के, यानी कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो डॉटर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, डिटेन कर रखा है। कैसे डिटेन कर रखा है, अनलॉफुली डिटेन कर रखा है रंजना को। इसके लिए क्या कर दी, रिट फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट को, सॉरी रिट फाइल कर दी कहाँ, हाई कोर्ट में, क्लियर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी। कौन सी रिट फाइल कर दी, हैबेस कॉर्पस, क्योंकि हैबेस कॉर्पस किस बारे में बात करती है, अनलॉफुल डिटेन के बारे में बात करती है हैबेस कॉर्पस रिट, ठीक है। Come to the next slide. Ranjana denied in that proceeding too that she was married to the appellant or that she was unlawfully detained by the member of her family. जो फैमिली मेंबर थे उन्होंने डिटेन नहीं करा था, ये डिनाई कर दिया गया, किसके द्वारा गया, रंजना के द्वारा प्रोसीडिंग्स में। तो यानी कि प्रोसीडिंग्स में जब पिटीशन फाइल हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो रंजना ने प्रोसीडिंग में क्या कर दिया, डिनाइड कर दिया कि मुझे अनलॉफुली डिटेन नहीं करा गया मेरी फैमिली के द्वारा, और ना ही मैं इसकी दूधनाथ पांडे की lawfully wedded wife हूं, क्लियर। The habeas corpus petition was dismissed by the High Court on November 8, 1973। और यहाँ पे दूधनाथ पांडे की जो रिट डाली गई थी हाई कोर्ट में, इलाहाबाद का हाई कोर्ट में, वो भी डिसमिस्ड हो गई। तो पहले एप्लीकेशन डाली, वो भी डिसमिस्ड हो गई, फिर उसने क्या डाली, हैबेस कॉर्पस पिटीशन डाली, रिट फाइल करी थी कहाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो भी डिसमिस हो गई, क्लियर। On 1st of November 1976, Ranjana was having an evening stroll with her brother, the deceased Pappu, in the compound of their house. The appellant came there, abused Pappu. अगर हम बात करते हैं 1 नवंबर 1976 की, तो जो रंजना थी वो शाम के दौरान क्या अपने भाई के साथ, भाई कौन है, पप्पू, उसके साथ कंपाउंड में थी, उनके अपने घर में। द अपीलेंट केम देयर, जो अपीलेंट, अभी अपीलेंट कौन है, बिल्कुल सही, कौन, दूधनाथ पांडे, क्लियर।
वो आया और उसने जो पप्पू था, यानी कि जो रंजना का भाई था पप्पू भैया, तो उन्हें क्या कहा, उन्हें थ्रेटन कहा, उन्हें कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम और मेरे, यानी कि तुम मेरी और रंजना की शादी के बीच में आए तो। क्लियर? तो एक बार रीड आउट करते हैं। द अपीलेंट केम देयर, अब्यूज्ड पप्पू and is alleged to have threatened to kill him if he dared oppose his the appellant's marriage with Ranjana। पप्पू भैया को कहा मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तू मेरी और रंजना की शादी के अगर बीच में आया तो। क्लियर? As a result of these various incident and the family's growing concern for Ranjana safety, अब देखिए ऐसी सिचुएशन होती है तो लड़की की फैमिली क्या होती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसकी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ स्टेप लेती है। तो वैसे ही जो रंजना की फैमिली थी, पप्पू भैया की फैमिली थी, उन्होंने क्या स्टेप लिया कि रंजना को स्कूल छोड़ने कौन जाया करेगा, पप्पू जाया करेगा। ठीक? पप्पू यूज्ड टू escort रंजना एवरी मॉर्निंग टू द स्कूल वेयर शी वाज टीचिंग, यानी कि सेंट एंथनी स्कूल, यानी कि सेंट एंथनी कॉन्वेंट स्कूल में डेली कौन जा छोड़ने जाया करेगा और लेने जाया करेगा, पप्पू भैया। कम टू द नेक्स्ट। ऑन नवंबर 2nd 1976 पप्पू टुक रंजना टू हर स्कूल ऑन हिज स्कूटर एज यूजुअल। एज यूजुअल क्या कर रहा था भैया, पप्पू जैसे डेली छोड़ने जाता था वैसे ही रंजना को छोड़ने गया था स्कूटर पे। क्लियर? द क्लासेस यूज्ड टू बिगन एट 9:30 AM। अगर हम बात करते हैं सेंट एंथनी कॉन्वेंट स्कूल था, उसकी जो क्लासेस स्टार्ट होती थी वो कितने बजे होती थी, 9:30 बजे सुबह। बट रंजना यूज टू गो टू द स्कूल 30 और 40 मिनट्स बिफोर, 30 से 40 मिनट पहले जाती थी रंजना स्कूल में। किस पर्पस के लिए? फॉर करेक्टिंग द स्टूडेंट्स होमवर्क, कि जो भी स्टूडेंट को होमवर्क दिया गया था उन्होंने करा है, किस तरीके से करा है, उसे चेक करने के लिए। क्लियर? आफ्टर ड्रॉपिंग रंजना एट द स्कूल, पप्पू स्टार्टेड बैक फॉर द होम ऑन हिज स्कूटर while he was passing by the children's park known as the हाथी पार्क। अभी से याद रखना हाथी पार्क को। ठीक है? तो जैसे ही जिस पप्पू ने क्या करा, स्कूल में छोड़ा रंजना को, तो वो वापस आ रहा था, तो एक चिल्ड्रन पार्क है हाथी पार्क इलाहाबाद में, तो वहां पे जो हाथी पार्क है वहां पे क्या हुआ, द अपीलेंट इज अलेज्ड टू हैव फायर्ड एट हिम विद अ कंट्री मेड पिस्टल। किसे कहते हैं? कट्टे। जैसा आपने नॉर्मली सुना भी होगा, है ना, कंट्री मेड पिस्टल कहते हैं कट्टे को। तो कट्टे से इसने, दूधनाथ पांडे ने क्या करा, पप्पू भैया पे गोली चला दी। पप्पू फेल डाउन फ्रॉम हिज स्कूटर एंड डाइड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। अब जैसे उसने गोली चलाई वो वैसे स्कूटर से गिर गया, जमीन पे गिर गया पप्पू, और वो ऑलमोस्टली क्या हो चुका था, मर चुका था। अशोक कुमार एंड हरीश चंद्रा आर alleged to have seen the who was standing near the northern boundary of the park firing a shot on at पप्पू। तो देखिए अशोक कुमार और हरीश चंद्रा, अब अशोक कुमार कौन है, सर्वेंट था किसका, पप्पू के घर का। क्लियर? यानी पप्पू भैया का सर्वेंट था, उनकी फैमिली का सर्वेंट था। और हरीश चंद्र कौन था, उसका फ्रेंड था, किसका, अशोक कुमार का। तो ऐसी सिचुएशन थी उस टाइम, हाथी पार्क के पास कौन प्रेजेंट था, अशोक कुमार भी प्रेजेंट था और हरीश चंद्रा भी प्रेजेंट था। तो उन्होंने देखा कि किसने, दूधनाथ पांडे ने किसके ऊपर, पप्पू भैया पे गोली चलाई है। क्लियर? पार्क के सामने। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अशोक कुमार एंड हरीश चंद्रा rushed to St. Anthony Convent School and informed Ranjana Shore about the murder of her brother। अब देखिए अशोक कुमार और हरीश चंद्रा भागे भागे कहाँ गए, स्कूल में गए, रंजना के स्कूल में गए और रंजना को इन्फॉर्म करा कि आपके ब्रदर को इसने मार दिया, जान से दूधनाथ पांडे ने मार दिया। क्लियर? जो रंजना है उस वो कहाँ पे आई, रंजना वेंट टू द सीन ऑफ इंसिडेंट अलोंग विद देम, यानी कि रंजना अशोक कुमार और हरीश चंद्र के साथ कहाँ, जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ था यहाँ जाने की, यानी कि हाथी पार्क के पास पहुंची। क्लियर? एंड ऑन फाइंडिंग दैट हर ब्रदर वाज डेड, और देखा वहां पर उसने कि जो उसका भाई था पप्पू वो मर चुका था। क्लियर? शी वेंट स्ट्रेट टू द पुलिस स्टेशन विच इज अबाउट 2 किलोमीटर्स अवे, यानी कि तुरंत ही वो कहाँ गई, पुलिस स्टेशन में गई। पुलिस स्टेशन क्या था, 2 किलोमीटर के पास में पुलिस स्टेशन था, वो पुलिस स्टेशन में गई। शी रोट आउट द रिपोर्ट इन हर ऑन हैंड, उसने क्या करी, रिपोर्ट लिखी, सबमिटेड इट टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर में जो भी इंचार्ज ऑफिसर था उसे क्या करी, वो रिपोर्ट दी। क्लियर? एट 9:45 AM। In the meantime, information of the murder had reached the police station. Come to the next slide. The appellant stated in his defense that he used to live in the house of the deceased as a guest। अब देखिए क्या हुआ, पुलिस ने जाके पप्पू भैया को पकड़ लिया। अब अपीलेंट ने क्या दिया, डिफेंस क्या दिया, he used to live in the house of the deceased person, कि मैं एज अ गेस्ट कहाँ रहता था, डिकीज के हाउस में, यानी कि पप्पू भैया के घर में, यानी कि रंजना के घर में रहता था। क्लियर?
गेस्ट ऑफ द फैमिली एंड नॉट एज अ टेनेंट, मैं किराएदार की तरीके नहीं, मैं गेस्ट की तरीके से रहता था। दैट द रंजना गॉट इंटीमेट विद हिम, कि रंजना उस दौरान मेरे साथ क्या हुआ, इंटरकोर्स हुआ, सेक्शुअल इंटरकोर्स हुआ रंजना के बीच में और दूधनाथ पांडे के बीच में। ही लेफ्ट द हाउस बिकॉज शी टोल्ड, यानी कि अब दूधनाथ पांडे ने कहा मैंने घर क्यों छोड़ा, मैं उस घर से चला गया, उस बंगलो से चला गया, क्योंकि जो रंजना थी उसने मुझे कहा कि तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है। शी टोल्ड दैट देयर वाज अ डेंजर टू हिज लाइफ, कि तुम्हारी जान को यहाँ पे खतरा है, तुम यहाँ से चले जाओ। द अपीलेंट डिनाइड his hand in the murder, saying that he had no reason to do, since the deceased's mother, the other member of the Ranjana, desired that he should marry Ranjana। देखो इसमें, इस केस में, दूधनाथ पांडे केस में कई चीज और भी फैक्ट है कि स्टेटमेंट दी गई थी, बैलिस्टिक रिपोर्ट आई, यानी कि उसी मर्डर से क्या हुआ था, उसी मर्डर से फायर करा गया था, तो काफी चीजें हैं, वो आप जब पूरा केस पढ़ सकते हैं, बट मेनली मैं आपको केस बता रहा हूँ। क्लियर। द अपीलेंट एग्जामिन्ड 5 विटनेस, अब जो 5 विटनेस हुए थे किसकी तरफ से, दूधनाथ पांडे की तरफ से, टू प्रूव हिज एलिबाई, तो यहाँ पर प्ली ली गई थी किसके द्वारा, दूधनाथ पांडे के द्वारा प्ली ली गई थी एलिबाई की, कि उस टाइम तो मैं क्या था, और मतलब अपनी फैक्ट्री में था, यानी कि वर्क जहां वो करता है, जहां पे उसकी जॉब थी वहां पे था। His contention being that he was on duty, कि मैं क्या था, मैं ड्यूटी में था, एट द इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में क्या था, मैं ड्यूटी में प्रेजेंट था जिस टाइम पे मर्डर हुआ पप्पू भैया का। क्लियर। राइट फ्रॉम 8:30 AM, क्योंकि देखिए मैं, अगर आप जाकर वहां चेक कर लीजिए, 8:30 बजे से क्या था, मैं वहां ड्यूटी पे प्रेजेंट था। ही वॉज अरेस्टेड, और इसे अरेस्ट कहाँ करा गया, फ्रॉम इनसाइड द फैक्ट्री एट अबाउट 2:30 वाइल ऑन ड्यूटी, कि 2:30 बजे मुझे अरेस्ट करा गया, कहाँ पे, जब मैं ड्यूटी पे था, फैक्ट्री के इनसाइड। अब ये चीज इनसाइड बोल के डिफेंस लेने की कोशिश कर रही थी किसने, दूधना पांडे। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। The appellant appears to have attempted to go back to his work. That is how he was arrested at about 2:30 PM near the pawn shop in front of the factory. एक्चुअल अगर सिचुएशन की बात करते हैं तो एक पान शॉप थी फैक्ट्री के बाहर, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बाहर एक पान शॉप थी, यहाँ पे था कौन, दूधनाथ पांडे, उसे यहाँ से अरेस्ट करा गया था, कितने बजे, 2:30 बजे, इसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। उसने क्या बोला, मैं तो फैक्ट्री में था 8:30 बजे से, और मुझे 2:30 बजे भी फैक्ट्री से अरेस्ट करा गया पुलिस के द्वारा, बट एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, वो पान शॉप पे खड़ा था और यहाँ से अरेस्ट हुआ था। क्लियर। दैट द सेटल ऑफ द इशू ऑफ द गिल्ट, अब यहाँ पे क्या था, काफी सारी सिचुएशन हुई थी, लाइक जब उस पान फैक्ट्री से करा गया था तो यहाँ पे पंचिंग मशीन की बात हुई थी, पंचिंग मशीन में उसका क्या था, पंच था कि वो 8:30 बजे वो फैक्ट्री में गया है, बट वहाँ पे जब अगर फैक्ट्री में गया, पंचिंग मशीन में पंच करा, बट उसके बाद निकल गया, तो उसके बाद की तो सिचुएशन नहीं थी ना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं किसी फैक्ट्री में जॉब करता हूँ, मैंने पंच करा, क्लियर, और मैं क्या कर गया, हाफ डे कर गया, किसी भी तरीके से निकल के चला गया, क्लियर। अब उसके बाद में दोबारा आया हूँ तो वो तो पता ही नहीं है, क्योंकि अगेन तो कोई पंच सिस्टम ही नहीं होता। तो ऐसा हो सकता है कि 8:30 बजे क्या हुआ था, वो उसने पंच करा फैक्ट्री में, देन वो गया वहां पे, उसने मर्डर करा, देन वो फिर फैक्ट्री में आ गया, क्यों, उसे प्ली लेना था, किसके लिए, एलिबाई की प्ली लेनी थी डिफेंस में, कि मैं तो फैक्ट्री में था। क्लियर। सब चीज देखी गई और दूधनाथ पांडे क्या हो गया, गिल्टी प्रूव्ड हो गया। क्लियर। That settles the issue of the guilt. We agree with the view of the High Court and the Session Court and uphold the appellant conviction under Section 302 of the Penal Code. And the result, Supreme Court confirmed the conviction appellant under Section 302 of the Indian Penal Code. और Supreme Court ने क्या करा, जो सेशन कोर्ट का और हाई कोर्ट का क्या था, ओपिनियन था, उसे क्या करा, अपहोल्ड करा, यानी कि उसे क्या करा, सही माना और कंफर्म कर दिया कन्विक्शन किसका, अपीलेंट का, किसमें, अंडर सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी। क्लियर। तो यानी कि वो क्या हो गया था, कन्विक्शन माना गया, यानी कि उसे कन्विक्ट कर दिया गया, किसे, दूधनाथ पांडे को, क्योंकि देखो उसकी ट्रिक क्या थी, उसने क्या लेना चाहा, प्ली ऑफ एलिबाई लेना चाहा, कि मैं 8:30 बजे से जॉब में था। क्लियर। जबकि उसे अरेस्ट भी नहीं करा गया था 2:30 बजे कहाँ अरेस्ट करा गया था, पान शॉप पे अरेस्ट करा गया था, और वो बोल रहा था मुझे फैक्ट्री के अंदर क्या करा गया था, अरेस्ट करा गया था। तो यहाँ पे जो सिचुएशन थी हाईली इम्प्रोबेबल नहीं थी, यानी कि उसने पहले फैक्ट्री में क्या करा, पंच करा, देन उसने मर्डर करा, देन वो फिर फैक्ट्री में आ गया, फैक्ट्री में उसको अंदर फैक्ट्री के नहीं पकड़ा गया था, वो पान शॉप पे क्या करा गया था, अरेस्ट करा गया था। ठीक है, तो उसका गिल्ट प्रूफ हो गया। होपफुली आप सभी को सेक्शन 11 एंड दूधनाथ पांडे केस समझ आया हो। देखिए मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है आपको केस समझाने की, बहुत अच्छी तरीके से मैंने नोट्स प्रिपेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, टॉपिक समझ आता है, तो प्लीज़ 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 इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ दिस इज़ योर चैनल, इस चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को प्यार दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी जल्दी और टॉपिक्स में
वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।